हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पहला पार्ट है प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल एट सम हाइट एंड सेकंड है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये दो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है और अदरवाइज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इम्पॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले। तो पहले हम जो टॉपिक करेंगे वो है, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है। जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को जब फायर या थ्रो करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको थ्रो किया यहाँ से, ठीक है, एक बिल्डिंग पे खड़े होकर हमने एक स्टोन को थ्रो किया और वो स्टोन सीधा फेंका तो हमने सीधा विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, है ना, बिना इनिशियल वेलोसिटी के तो थ्रो पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने थ्रो किया तो वो जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाता, थोड़े से सीधा जाके ये ऐसे मुड़ जाता है नीचे। तो ये जो नीचे को मुड़ गया, ये क्यों मुड़ गया? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है ना, ग्रेविटी इसको नीचे को लग पड़ती है खींचे। तो जब आप किसी पार्टिकल को फायर करते हो या थ्रो करते हो विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसके बाद तो ग्रेविटी बची ना, बाकी तो कुछ रहा नहीं, हमने तो एक बार ही वेलोसिटी दी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसके बाद जब ये मूव करना शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये पार्टिकल है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इसका जो दूसरा केस है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमें एक केस तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरा केस है हमारा जिसमें हम इसको फायर करेंगे विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी बन सकता है एंगल और वर्टिकल के साथ भी, थोड़ा फॉर्मूले में वेरिएशन आ जाती है जब वर्टिकल के साथ देते हैं, लेकिन +1 के जो टॉपिक है उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ फायरिंग है। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल के साथ फायर करते हो विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, then again after certain time it starts moving like this। तो ग्रेविटी इसको फिर से चेंज कर देती है इसके पाथ को। तो जब वो ग्रेविटी फिर से चेंज करती है तो ये इस तरह का मोशन, इस तरह का पाथ फॉलो करता है। तो अगेन बात वही थी कि when you fire object at certain angle with the horizontal with some certain velocity, with certain initial velocity, and then it starts moving under the influence of gravity alone, then it is called projectile। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में है। तीसरा मैंने आपसे कहा कि आप इसको वर्टिकल के साथ भी फायर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको वर्टिकल के साथ फायर करेंगे मोशन तब भी ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, मोशन अगेन ऐसे ही आएगा, बस थोड़ा सा वेरिएशन ये हो जाएगा कि जहां पे हम एंगल थीटा लेंगे वहां एंगल लेना पड़ेगा फिर 90 माइनस थीटा, इस तरह से फिर वो चेंज आ जाएगा। दैट मींस वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट बन जाएगा इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सॉरी। तो इस तरह से, तो अब ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो मैंने पहला केस बनाया था इसको हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला केस था हमारा वो था तो ये डेफिनेशन आ गई इसकी प्रोजेक्टाइल की कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। The path followed by the projectile is called trajectory, है ना, यही मैंने आपको अभी समझाया पीछे। तो ये डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहले हम जो इसका केस फर्स्ट डिस्कशन में लाएंगे वो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो हम इस बार कुछ हाइट से इसको थ्रो करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब बॉम्बार्डमेंट होती है तो जो फाइटर प्लेन है वो जो बॉम्ब ड्रॉप करते हैं वो यही कॉन्सेप्ट होता है, प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से ये डायग्राम है इसका, हमने इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी दी इसको और फिर ये इस तरह से मूव कर गया, ठीक है, कुछ दूरी पे गिरा, जिस डिस्टेंस पे ये गिरता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, ये रेंज हो गई। इसके अलावा ये एक हाइट से ड्रॉप है, तो ये हाइट हमें पहले से पता है कितनी हाइट से हमने इसको फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी दी है
ठीक है। इसके अलावा हम टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा। फिर हम पता लगाएंगे किसी एक पॉइंट पे कहीं पे कुछ वेलोसिटी जो इसकी बन गई थी, क्योंकि अब जब ऐसे गिरने लगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी आई। पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, अब वर्टिकल भी आ गई। ठीक है, तो हम फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे इस पॉइंट पे कि कितनी वेलोसिटी जो है वो इसकी हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रैजेक्टरी इस पाथ को बोलते हैं जिस पाथ को इसने फॉलो किया, तो इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो हम इस पाथ की इक्वेशन निकालेंगे कि क्या इक्वेशन आएगी। देखिए, इसमें दो तरह के मोशन है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, पार्टिकल जो है वो आगे को भी जा रहा है और नीचे को भी जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दो तरह के मोशन है इसमें। तो हम दो तरह के प्रोजेक्शंस ले रहे हैं यहाँ पे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो पहले जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसकी बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो इसमें जो ux है वो x एक्सिस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और ax जो है वो ग्रेविटी है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने वाली है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह हम ax यहाँ यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब क्या हो गया, जो ux है वो यहाँ पे u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और ax जो है वो 0 है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो x एक्सिस में नहीं होती, ग्रेविटी हमेशा y एक्सिस में होती है। ग्रेविटी एक वन डायमेंशन में ही आती है, ग्रेविटी ओनली वर्टिकल एक्सिस में, x एक्सिस में नहीं होती। तो इसलिए इनिशियली यहाँ पे x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं थी। तो इसका मतलब x क्या हो गया, मेरे पास x हो गया u इंटू टी, है ना, और इसके अलावा मैं यहाँ से t निकाल लूंगा तो t बन जाएगा u ओवर x। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से मोशन वर्टिकल भी था, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि फॉर वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन के केस में फॉर वर्टिकल मोशन y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये y कंपोनेंट हो गया इसका मोशन का। तो y कंपोनेंट में भी अब फिर से वैसे ही हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो uy है वो 0 है, क्योंकि मोशन जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी एट दिस पॉइंट वो थी x एक्सिस में, सिर्फ y एक्सिस में नहीं थी, तो y एक्सिस वाली वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आएगी, क्योंकि ये y एक्सिस है यहाँ पे ना, y एक्सिस में मैंने अभी आपसे बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक मेजर कंपोनेंट है। तो अभी आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जब मैंने इसको भर दिया वैल्यूज को यहाँ पे, तो बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से जो t है, ये जो 2 से t आया हुआ वो यहाँ यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो यूजिंग 2 in 3 we get, तो क्या मिल गया हमें, हमें मिला y is equal to half g into u over सॉरी यहाँ पे x over u होना था। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, x over u। ठीक है, u आ जाएगा x के नीचे, तो दिस becomes x over u whole square। दैट मीन्स ये बन गया हाफ g over u square into x square। अब देखिए g इज अ ग्रेविटी व्हिच इज कांस्टेंट, और इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पूरा फैक्टर एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं kx स्क्वायर। ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये ऐसे कह सकते हो आप इसको। तो ये जो इक्वेशन आई ना, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है ना, पैराबोला आप पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने मैथमेटिक्स में। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आई ये पैराबोला इक्वेशन है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, यहाँ पे इस तरह से ना ये होते हैं हमारे पैराबोलास। देखिए एक ये है, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। इस तरह से चार पार्ट्स, चार हिस्से हैं इसके। जो इक्वेशन है ना इसकी वो होती है ऐसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये इक्वेशन है, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, डिपेंड करता है मतलब किस तरफ का पैराबोला आप ले रहे हो। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। सही बात है ना, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर कर सकता हूं 1 अपॉन k इनटू y। तो दैट मींस ये पैराबोला की इक्वेशन आप देख रहे हो। देखो इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ से मिटाऊं, इसको और इसको, ठीक है, और इसको भी मिटा दें हम यहाँ से सारा, ये इसको इरेज कर दें ऐसे, तो आप देख रहे हो देखो ये इक्वेशन ये बन गया। तो यही वाला इसी यही कांसेप्ट ये बना हुआ है। ठीक है ना बात, तो इसका मतलब ये हो गया सॉरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है ना, व्हिच इज
which is the equation of parabola. So therefore path of projectile is पैराबोलिक। तो ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है जब भी प्रोजेक्टाइल आप फायर करते हो। नंबर 2 है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कि कितना टाइम हमें लगा इस सारे रास्ते को कवर करने में, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये सारा वर्टिकल में चला प्रोसेस, तो इस वजह से हम फॉर वर्टिकल मोशन लेंगे। अच्छा, डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। या फिर आप यूं कह लीजिए कि टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिमेन इन द फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। जितना टाइम तक वो फ्लाइट में था उतना टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो फॉर वर्टिकल मोशन, जो वर्टिकल मोशन है हमारा, उसके लिए y का फॉर्मूला, क्योंकि y एक्सिस वाला कंसेप्ट रहेगा तो u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब y यहाँ पे है h, टोटल जो हाइट है ये ट्रैवल हो जाएगी जब आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो y इज h, u y तो आपको बता ही दिया u है, और जो आपके पास अच्छा u y जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये u है, और इसके पास आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह आप लिखेंगे g, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में तो अच्छा, तो u y जो है ना वो 0 है, सॉरी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको बताया मैंने अभी, y एक्सिस के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है बात। तो आपके पास आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट t को हम मान लेते हैं कैपिटल T, तो ये आ गया। तो अब आपके पास देखो क्या बन गया सारा, 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर g, यानी कि दिस मींस t इज अंडर रूट 2h ओवर g। So this 2h over g is the time of flight for the projectile। सही बात है। तो ये आपके पास दूसरा केस बन गया, दूसरा स्टेप आ गया इसका। ये अलग अलग से भी पेपर में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूले याद रखने होते हैं आपने। इसके अलावा तीसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैंने आपको अभी डायग्राम में बताई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या है, r से डिनोट करेंगे और ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितना टाइम लगा वो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे है u और टाइम ऑफ फ्लाइट आया अपने पास 2h अपॉन g, सही बात है। तो ये आ गया रेंज, तो ये इसकी रेंज है। मतलब इतनी दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा जिस हॉरिजॉन्टल से आप फेंक रहे हो उसको, ठीक है ना, तो इतनी दूर जाके गिरेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें देखो आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं और कितनी हाइट पे आप हैं, ठीक है ना। हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया यहाँ पे। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि बम्बार्डमेंट के केस में फाइटर जेट से जो बॉम्ब्स गिरते हैं तो उन केसेस में उस जेट की हाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी से आपने उसको बाहर थ्रो किया वो, तो आर जो रेंज, तो मतलब दिखती बात है कि जहां आप उड़ रहे हैं वहीं थोड़ा गिर जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह गिरेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि टारगेट कहाँ जैसे, तो ये इस फॉर्मूले से एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। अब तो मॉडर्न आ गए हैं, अब तो सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल्स हैं और बॉम्ब्स हैं, तो उस केस में तो नहीं, मगर पुराने केसेस में या पुराने फाइटर प्लेन्स में ये चीज़ें चलती थी जो मैनुअल होते थे, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे ही जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा तो उसमें भी इस तरह से कैलकुलेशन से जो है वो बॉम्ब गिरा, वो मैनुअल जिसमें होता था। तो ये हमारे पास तीसरा था, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब इसके बाद चौथा केस है हमारे पास, एक पॉइंट P मैंने ले रखा है यहाँ पे बीच में, जिस पॉइंट P के ऊपर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। नंबर 4 है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे, मतलब कहीं पे भी, रास्ते में कहीं पे भी आप हैं और कितनी वेलोसिटी आपके पार्टिकल की वो आपको निकालना है। तो इस केस में आपके पास देखो vx इज इक्वल टू हो गया ux प्लस axt, है ना। x एक्सिस की वेलोसिटी, तो vx आ गया मेरे पास u, क्योंकि ax तो 0 है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ax इज 0,
इसी तरह से वी वाई वर्टिकल भी आ रही वेलोसिटी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो अगेन यू वाई तो जीरो है लेकिन ए वाई इज जी टी, है ना। दैट मीन्स ए तो जो है वो जी ग्रेविटी है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों आ गए यू, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ऐसा मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। तो दिस मीन्स ये बन गया यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। सही बात है। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी है जो कि आपने किसी भी पॉइंट पे आप बीच में रास्ते में है तब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी उस पार्टिकल की वहां पे है। सही बात है। टाइम इंपॉर्टेंट है। दैट मींस इस सारे गेम में यू तो इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना टाइम आपका हुआ है पहुंचने रास्ते में उस पॉइंट पे, वो भरेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट में एक और केस है कि अब ये यहाँ से चला तो आपने कुछ वेलोसिटी दी, लेकिन जब ये यहाँ हिट करेगा तब भी कुछ वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक है ना बात। तो क्या कहेंगे हम इसको, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ने हिट किया ग्राउंड को, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको मैंने बताया कि है तो यही कॉन्सेप्ट, यही है, वी तो यही चलेगा पूरा। ठीक है ना। तो इसका मतलब वी जब आप पार्टिकल व्हेन पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, व्हेन पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, तो टाइम क्या बिकम्स, टाइम बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मीन्स हमारे पास t की जगह हम भर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो v क्या बन जाएगा, v बिकम्स u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, है ना। और t आपके पास अभी आया था तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू 2h ओवर g। अनरूट था तो वो स्क्वायर किया तो अनरूट खत्म हो गया। तो इसका मतलब g से एक g कट गया, आपके पास आ गया u स्क्वायर प्लस 2gh। सो दिस इज योर वेलोसिटी विद विच पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो यहाँ से हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है बात। तो ये पहला केस था हमारे पास जिसमें हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल जब आप कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हो उसमें, मतलब किसी एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट से उसको फायर करते हो तो दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये पहला केस था जिसको हमने प्रोजेक्टाइल में भी डिस्कस किया। इसी तरह से दूसरा केस जो है वो है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल के ऊपर, है ना। तो अब हम इसको नेक्स्ट इसमें करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, अगर लंबा वीडियो हो तो फिर बच्चे देखते नहीं पूरा। तो आपने जो है वो इसका पहला केस तो ये भी इस वीडियो में हो गया हमारा। दूसरा अगला केस जो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोजेक्टाइल का वो मेजर केस है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसका भी न्यूमेरिकल आता है और उसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम तब देखेंगे। ठीक है। आपने वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। अपने फ्रेंड्स सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।